साथियों, आज सैलन शैली व्याख्यानमाला का जो ये कार्यक्रम चल रहा था, इसमें आज हमारे साथ में कॉमरेड सीताराम येचुरी जुड़ रहे हैं। उनका इस लोक जतन पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश और लोक जतन उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कॉमरेड बोलेंगे, जिसका नाम है मोदी का न्यू इंडिया क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, जिस तरीके के राजनीतिक हालात हमारे देश के अंदर हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और कॉमरेड हमको समझाएंगे। इसको पूरी तरीके से हमको अच्छी तरीके से सुनना है। तो कॉमरेड येचुरी से निवेदन करूंगा मैं कि वो इसको चर्चा को स्टार्ट करें। कॉमरेड, शुक्रिया कॉमरेड प्रजापति। और जो भी आज यहाँ पे शामिल है इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में, उन सबको मेरा नमस्कार। कॉमरेड शैली की याद में ये व्याख्यानमाला जब होता है, हर बार जब मैं आता हूँ यहाँ पर इसी बात से शुरू करता हूँ मैं कि अगर कॉमरेड शैली होते आज तो बहुत बड़ा पार्टी के लिए, देश के अंदर जनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी मदद होती और बहुत बड़ा ताकत महसूस होता। खैर, ये अफसोस की बात है, वो नहीं है अपने बीच में, लेकिन उस कमी को तो पूरा करना है। तो इसीलिए आज ये विषय जो आज चुना गया मेरे को, जिस पर मुझे कुछ बातें आपके बीच में रखने के लिए, ये सवाल थी। कई बार किसी और परिस्थितियों में कॉमरेड शैली के साथ चर्चाएं होती थी बड़ी लंबी, और उस समय जो सवाल था वो यही था कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी अधिकार देश के लोगों को दिए गए, जो भी हमारे देश के अंदर एक दृश्य था, एक विजन था कि कहाँ पर देश को ले जाना चाहिए, उसके अंदर जो खामियां हैं उसको कैसे दुरुस्त करके हम आगे कैसे बढ़े। आज चुनौती हमारे सामने ये है कि आगे बढ़ने की जगह जो कमजोरियां हैं, उस समय की कांग्रेस की प्रशासन के समय पर जो कमजोरियां जो रही है, उसको दुरुस्त करने की जगह आज चुनौती ये है कि किस तरीके से हम इस संवैधानिक व्यवस्था को जो ध्वस्त करने की प्रयास में जो है आज ये सरकार, आरएसएस और बीजेपी, इसको कैसे बचाए ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत की ओर हम पहुंचे। यानी आज चुनौती और मुकाबला ये है राजनीतिक संघर्ष आज कि देश को आप भविष्य के उजाले में ले जाना चाहेंगे या आपके भूत के अंधेरे में। आज के शासक देश को भूत के अंधेरे में ले जाना चाहते हैं, जबकि देश की जनता हम समझते हैं और हम सभी लोग जो चाहते हैं देश को एक भविष्य के उजाले में ले जाए। और ये नए न्यू इंडिया का मतलब जो हो रहा है, इससे हमें समझ में आता है स्पष्ट रूप से कि भूत के अंधेरे में कैसे ले जाना चाहता है आज आरएसएस, भाजपा और ये मोदी सरकार। कल को लाल किले से उनकी भाषण होगी प्रधानमंत्री जी के, परंपरा वो जो चलता आ रहा है देश की आजादी से 1947 से, और उस भाषण का एक झलक आज एक घोषणा में प्रधानमंत्री खुद दे चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का बंटवारा जो हुआ, उस समय बंटवारा के अंदर जो भयानक जो घटनाएं घटी, उनको याद करने के लिए 14 अगस्त यानी आज के दिन हमें जो है हर साल उनको याद करने में आज जो है हमें अंकित करना है। उसके लिए ये उन्होंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे होगा 14 अगस्त को, यानी 14 अगस्त जो पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस है। जहां तक ये देश का बंटवारा का सवाल है, उसके अंदर शांति के समय इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमाइग्रेशन जो हुआ है, ये ट्रांसमाइग्रेशन शायद इतिहास में इसका कोई मुकाबला नहीं। कई लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग, अब ये आंकड़े तो कभी भी आपको सही ढंग से मिलेंगे नहीं, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे।
इसके अंदर कई लाख लोगों की जानें गई, कत्लेआम हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए और ये दंगों की लहर चलती रही और वो अभी तक वो अंगारे बुझी नहीं है आज तक हमारे देश के अंदर। आज ये सब याद करने इसका मतलब क्या है? हम ये सब कुछ छोड़कर, भूल तो नहीं सकते, ना कभी भूलेंगे, लेकिन इस सब को छोड़कर आगे बढ़ने की योजना जो भारत ने बनाई थी, और वो आगे बढ़ने की योजना रची हुई है हमारे संविधान में। आज उस संविधान को लागू करना ही वो जवाब है, वो बंटवारे का, और वो जवाब है कि भारत के लोगों का संकल्प का उस समय, भारत के नेतृत्व का और लोगों का संकल्प उस समय कि भारत पाकिस्तान का एक शीशे के अंदर जो मिरर इमेज कहते हो उस तरीके के नहीं होगी। यानी पाकिस्तान अगर इस्लामिक रिपब्लिक बना तो भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनेगा। ये संकल्प था और यही जवाब है उस बर्बादी का जो बंटवारे ने किया। अब उसको मजबूत करने की जगह आज जो है याद दिलाकर फिर वही द्वेष, फिर वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसी को अगर आप तेज करना चाहते हैं तो इसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद है जड़, जो ये मोदी साहब का नया इंडिया, न्यू इंडिया का मतलब। बंटवारे के सवाल को लीजिए ताकि हम ठीक ढंग से समझ पाए कि बंटवारा का जो बुनियाद है वो किस सिद्धांत से बनता है या बना था। वो इस सिद्धांत से बना था कि ये टू नेशन थियरी की बात, यानी भारत के अंदर एक नहीं दो देश, एक है मुसलमानों का देश इस्लामिक रिपब्लिक और दूसरा है हिंदुओं का देश हिंदू राष्ट्र। ये जो बात सबसे पहले किसने कहा, ये सिद्धांत को किसने सामने रखा, वो थे विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा के जब अध्यक्ष थे। अध्यक्षीय भाषण में 1938 में उन्होंने ये बात पहले रखी कि भारत के अंदर दो देश हैं, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का। 1939 में फिर से अध्यक्षीय भाषण में उसको दोहराया और 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में उनके अध्यक्षीय भाषण में इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं हाँ दो देश है और हम लड़ेंगे, यानी मुस्लिम लीग लड़ेगा एक इस्लामिक पाकिस्तान के लिए। यहां से ये जड़ जो शुरू होता है, जो जिसको ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने बहुत ही गहरा मदद किया, उसकी सहायता की, और वो चाहते थे कि देश का बंटवारा हो ताकि भारत, जो पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश और आज का भारत, ये सब मिलकर एक देश के रूप में आई। उसकी शक्ति जो है मजबूत होगी, उसे कमजोर करना है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो उनके जो इंटरेस्ट है यहाँ पे उसको बरकरार रखने के लिए ये बंटवारा की जरूरत, वो साजिश उनकी भी रही। तो अब इसके पीछे ये जो टू नेशन थियरी की बात जो आई, ये टू नेशन थियरी की जड़ जो है वो सावरकर साहब से शुरू होती, और सावरकर साहब ही थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में। 1923 में वो ये शब्दावली हिंदुत्व का उन्होंने सामने रखा था, और हिंदुत्व की शब्दावली का मतलब क्या रहा कि ये कोई हिंदू धर्म के साथ इसका लेना देना कुछ नहीं है। वो खुद कहते हैं सावरकर साहब, ये एक राजनीतिक नक्शा है, और वो राजनीतिक नक्शा क्या है, ये देश सिर्फ उन्हीं का है जिसका ये सिर्फ मातृभूमि या पितृभूमि नहीं, लेकिन ये उनका पुण्य भूमि भी है। जो कौम जिनके पुण्य भूमि इस सरहद से बाहर है, जैसे मुसलमानों की मक्का मस्जिद है, या आपके ईसाइयों के वो है आपकी जेरूसलम या वो होली लैंड बेथलहम वगैरह, जो आज जो फिलिस्तीन के जो लैंड जो देश था जिसके अंदर जो बुरी हालत जो हो रही है, वो उनका जो पुण्य भूमि है। तो ये दोनों कौम ये जो है इस हिंदुत्व से बाहर,
और यही बात को आगे ले जाकर आरएसएस 1939 में गोलवलकर साहब, उनके जो सरसंघचालक थे उस समय, उन्होंने इसका एक सैद्धांतिक रूप दिया और इससे भी अहम उन्होंने एक संगठनात्मक ढांचा दिया। और वही संगठनात्मक ढांचा है जो आज सब इससे जानकार है कि ये संघ परिवार। तो ये जो उनकी जो सिद्धांत रही है हिंदू राष्ट्र की, इसी के चलते हुए 1930 के दशक से लेकर अगर आप देखें, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों की लहर बड़ी तेजी के साथ पकड़, और दोनों तरफ से, यानी एक इस्लामिक स्टेट की तरफ से मुस्लिम लीग की काम और आरएसएस का, कि देश का अगर बंटवारा हो तो धर्म के आधार पर हो और दो धार्मिक देश बने, धर्म के आधार पर देश बने। और वो पाकिस्तान जब हासिल कर लेती है तब जो है सवाल ये आता है कि भारत क्यों नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। देश की स्वतंत्रता आंदोलन की नेतृत्व और देश की जनता इस बात से, इस असलियत से जुड़ी हुई थी कि जो विविधता आज भारत के अंदर है, उस समय था और आज भी है। वो विविधता ना सिर्फ भाषाओं के बीच में विविधता है, धर्मों के बीच में विविधता है, वो संस्कृति के अंदर है, वो अपने परंपराओं के अंदर है। और ये विविधता के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और जो शोषित लोग हैं और जो शोषण करने वाले हैं, इन सबको अगर जोड़कर देश की आजादी के लिए लड़ना है तो इस तरीके के धर्म के आधार पर देश को बनाने की बात अगर जब करोगे तो आजादी हम कभी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए वो अगर इस्लामिक देश बना भी पाकिस्तान, उसको टुकराते हुए भारत ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनेंगे। यही था गुस्सा उनका, जिसके चलते हुए महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। और वो हत्या के बाद ये समझे गया कि हम ये खतरे से बच गया और हमारा संविधान आ गया, तो इस संविधान को मजबूत करने पर लगे हुए। अगर बंटवारे की जो उस समय जो हुआ, ये गंभीर घटनाएं, वो हॉरर्स जो थे उस समय की, उसका समाधान था भारत का संविधान और उस संविधान को जो है इम्प्लीमेंट करने वाली बात, लागू करने वाली बात। आज जो इसी संविधान को लागू करने की जगह आज इसी संविधान को ध्वस्त करने में लगी हुई है ये सरकार पिछले 7 सालों में। कल सुनेंगे भाषण में, निश्चित रूप से ये मेरा अनुमान है और मुझे यकीन है कि ये बात कही जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो 70 साल में नहीं हुआ देश में, वो इस 7 सालों में हुआ। अब मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट सवाल के लिए आप सुन लीजिए। ये बात पहले भी कही गई थी। एक प्रधानमंत्री थे देश के, चंद्रशेखर जी। उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने 4 महीने के लिए और जब फिर चुनाव आया, उस समय उन्होंने नारा दिया था कि 40 साल बेनाम 4 महीने। अब ये नारा है 70 साल बेनाम 7 साल। लेकिन ये 7 साल में जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कि क्यों इस संविधान को ध्वस्त करने की जरूरत है उनकी तरफ से। ये इसलिए जरूरत है कि इसके अंदर थोड़ा पीछे मुड़कर अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जाने की जरूरत है। और वो इतिहास में ये बताता है कि 3 व्यूह उभर कर आए, यानी 3 दिशा निर्देश उभर कर आए कि स्वतंत्र भारत का चरित्र क्या होगा। मुख्य धारा जो उस समय कांग्रेस की नेतृत्व की थी, राष्ट्रीय आंदोलन का था, वो था कि स्वतंत्र भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य ही हो सकता है। उसके मुकाबले में वामपंथी एक दृश्य व्यू था कि निश्चित रूप से ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य होगा, लेकिन यहीं पर हमारी मकसद खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसी गणराज्य को मजबूत करना है, जो राजनीतिक आजादी हम हासिल करेंगे, उस राजनीतिक आजादी को हर इंसान के आर्थिक आजादी में बदलना पड़ेगा।
और वो आर्थिक आजादी में जो बदलना है वो है रास्ता आपको समाजवाद की ओर। और जब तक आधुनिक भारत, आजाद भारत समाजवाद के दिशा से आगे नहीं बढ़ती है, तब तक इस गणराज्य को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और वही इतिहास ने साबित किया सही है। आज वही है जिस संघर्ष में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में विकल्प में एक तीसरा दिशा था या व्यू था, एक विजन था जिसके दो जुड़वे भाई थे। और ये तीसरा विजन क्या कहता था कि भारत, स्वतंत्र भारत का चरित्र वो अपने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ आधारित होगा, उन पर आधारित होगा। और ये दो जुड़वे भाई थे जो पहले जो मैं कह रहा था, एक तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक और दूसरी तरफ से हिंदू राष्ट्र। अब ये जो बात आई, इसके चलते हुए जो महात्मा गांधी की हत्या हुई, जब एक गलतफहमी में लोग पहुंच गए थे कि अब जो है ये खतरा खत्म, अब हम जो है आजाद हो गए, ये संविधान आ गया, अब इसी रास्ते पे हम आगे चलेंगे। लेकिन वहीं पर एक भारी गलती हुई जिसका नतीजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। और वो गलती ये रही कि इन दशकों में वो उद्देश्य इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य को ध्वस्त करते हुए एक आरएसएस का उद्देश्य, एक कट्टरपंथी, एक फांसीवादी, डर और हिंसा के आधार पर एक देश का रचना हो जिसका नाम वो हिंदुत्व राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र जो रखा गया, उसकी प्रयास जो है लगातार चलती रही। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल, जिसको आज वो अपना नेता के रूप में पेश करते हैं, वही सरदार पटेल थे जो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया या आरएसएस को बैन किया। बैन करते समय उन्होंने कहा क्या था कि आरएसएस की जो हिंसा और द्वेष, नफरत की जो वातावरण है, उसके चलते हुए जो हिंसा बढ़ी है उसके कई लोग शिकार हुए हैं। और सबसे अहम महात्मा गांधी खुद शिकार हुए और इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा। और प्रतिबंध के बारे में उसको उठाने के लिए कई प्रयास से गोलवलकर साहब करने के बाद उन्होंने कहा कि एक शर्त पर वो प्रतिबंध हटाया जाएगा कि आरएसएस राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी। तब से कोशिश आरएसएस की यही रही कि एक राजनीतिक अंग बनाए, ताकि राजनीतिक अंग आरएसएस की ही होगी लेकिन वो हस्तक्षेप करेगी राजनीति में। आरएसएस बेशक बने रहे कि हम राजनीति से बाहर है या ऊपर है, लेकिन उसकी अंग उन्हीं के इशारे पे चलने वाली। पहले वो अंग बना था आपका जनसंघ, उसका दूसरा अवतार आज है आपका भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अंग है आरएसएस का, और इस राजनीतिक अंग होने के नाते जब वो सत्ता में आएंगे तो वही आरएसएस का जो उद्देश्य या व्यू है, उस व्यू को लागू करने के लिए उस सरकार का पूरा इस्तेमाल होगा। और वही हो रहा है आज। 2014 से पहले भी आपकी भाजपा की सरकार बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में, लेकिन उस समय भाजपा के पास स्वयं अपना संपूर्ण समर्थन नहीं था, मेजॉरिटी नहीं थी। 2014 में जब भाजपा को ये मेजॉरिटी मिला और जब मोदी साहब बने प्रधानमंत्री, तब से आप देखेंगे कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था को किस तरीके से लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको जो है कमजोर किया जा रहा है, ताकि वो चलते चलते वो एकदम बिखरी जाए या ध्वस्त हो जाए। हमारे संविधान के 4 मुख्य स्तंभ, जो बुनियादी स्तंभ है जिसके ऊपर संविधान खड़ा हुआ, पहला है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस प्रकार से नहीं है अंकित, चारों अहम है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा आपकी संघवाद यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध,
और राज्य सरकारों की अपनी अस्तित्व, जो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में राज्य सरकारों को दिया गया। और चौथा, आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब ये चारों स्तंभों के देखिएगा पिछले 7 साल में किस तरीके से ध्वस्त हो रहे। आर्थिक आत्मनिर्भरता का नारा तो है, हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन उस नारे के पीछे हो क्या रहा? आर्थिक आत्मनिर्भरता का ध्वंस करना। जो देश की जो आर्थिक बुनियाद है, जो हमारी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करती है, हमारा देश का पब्लिक सेक्टर, उसको जो है आज सभी पब्लिक सेक्टरों, आपके रेलवे से लेकर हवाई जहाज से लेकर आपके सभी पब्लिक सेक्टर का कारखानों को और सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उसकी निजीकरण बड़ी तेजी के साथ हो रही है। एक लूट मची हुई है हमारी देश की संपत्ति की, और इसके चलते हुए देश की हमारी आर्थिक बुनियाद, जो हमारे स्वतंत्र भारत का आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने की जगह वो कमजोर होते हुए जा रहा है। अगर इसका विरोध करने के लिए मजदूर वर्ग खड़ा होगा तो मजदूर वर्ग के श्रम कानूनों को रद्द कर दिया गया, नए कोड ले आए, श्रम कोड। और ये कोड जो है उनको जो बुनियादी अधिकार है हमारे आजादी से पहले से जो लड़कर वो लिए, उन बुनियादी अधिकारों को भी ध्वस्त करने वाली बात वो आज निरंतर चल रहा है। यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता की जगह देश की संपत्ति का लूट, जनता की संपत्ति का लूट, ये पब्लिक सेक्टर हो या देश की संपत्ति हो, हमारे खदानों में कोयला हो या हमारे खदानों में जो भी है वो सब जो है उसकी निजीकरण हो रही है। हमारे देश के अंदर बिजली, पानी, सिर्फ हवा की अभी तक नहीं हुई निजीकरण, लेकिन वो भी उसकी भी शुरुआत हो गई है। आज कहते प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया तो आप देखेंगे कई सारे बड़े बड़े शहरों में ये ओजोन ये क्लब जो है शुरू हुए। मतलब क्या है? हवा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आप यहाँ पे आइए, हम आपको स्वस्थ ऑक्सीजन देंगे, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन लीजिए, 3000 रुपए दीजिए, यानी हवा की भी बिक्री। और ये सब लूट का फायदा उनके जो सक्रिय मित्र बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको मिल रहा है। आज ये जो महामारी के बीच में हम हैं, कई लोगों के जाने गए अनगिनत, सरकारी आंकड़ों पे कोई किसी का भरोसा नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई जो है इसका शिकार नहीं हुआ, इस कोरोना वायरस का। कई अब फैमिलीज ऐसे हैं जो खो बैठे हैं उनके सदस्यों को। यहाँ पर आज अगर रक्षा करनी है देश की आवाम की तो बिना वैक्सीनेशन के, बिना टीकाकरण के वो संभव नहीं। बड़े बड़े प्रचार के बोर्ड लगे हैं पूरे देश में कि प्रधानमंत्री मुफ्त दे रहे हैं ये वैक्सीन, जो भी गलत। बड़ी संघर्ष के बाद, सुप्रीम कोर्ट की ठोकने के बाद ये बात कही है, अभी भी मुफ्त नहीं है। सिर्फ 75% जो है मुफ्त है, बाकी 25% बेचा जा रहा है आपके निजी अस्पतालों में। क्या इस बात को छोड़िए, वादा क्या किया अब सुप्रीम कोर्ट को कि इस साल के अंत तक 18 साल की उम्र से ज्यादा जितने भी लोग हैं सबको टीका लग जाएगी, 2-2 टीके। अब परिस्थिति क्या है? अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो आज जरूरी है कि हर दिन 1 करोड़ टीके लगानी होगी हमें, हर दिन, आज से लेकर 31 दिसंबर तक। उतने टीके नहीं है देश में। पब्लिक सेक्टर संस्थाएं जो टीका बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, उनको करने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 2 कंपनियां जिनके साथ उन्होंने पहले ही मतलब जो भी डील किए हुए हैं उसके चलते हुए वही 2 कंपनी बना सकते हैं। विदेश से खरीद के लिए आए अगर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वहां पर भी बड़े सारे मतलब अड़चन लगे हुए हैं। सिर्फ 1 वैक्सीन आया विदेश से, रशिया वाला स्पुतनिक, और वो भी आज तक उत्पादन यहाँ पे देश में शुरू नहीं हुई। तो ऐसी हालत में अपनी एजेंडा को पूरा करने के लिए कुंभ मेला करवाया, बड़े बड़े इलेक्शन रैलियां करवाई, बड़े बड़े पूरे ये असेंबली इलेक्शनों में
3 जगह पर जहां पर सरकार छीनना चाहती थी, बनाना चाहती थी भाजपा, वहां पर तो एकदम फेल हो चुकी है। बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, और केरल में हमने यानी वामपंथियों ने उनको एक भी एमएलए जीतने नहीं दिया। अब ऐसी हालत में प्रचार के एक नए अब जो है यात्राएं शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं 16 तारीख से ये यात्राएं शुरू होगी, 22 प्रदेशों में यात्राएं होगी, और ये यात्राओं के चलते हुए 13,000 जगह पर बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग होंगे, और ये 1600 किलोमीटर जो है ये पार करेगा। यानी इस तरीके की एक और मतलब परिस्थिति माहौल पैदा कर रहे हो ताकि ये कोरोना वायरस और तेजी से फैले, और ये तीसरा वेव जो कहते हैं थर्ड वेव, उसको जो है आह्वान कर रहे हो आप। उससे बचना है तो टीकाकरण की जरूरत है, वो नहीं। लेकिन इस सब के ये जिम्मेदारी अब ना करते हुए अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता के नाम पर वो ध्वस्त हो रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी बेहद बढ़ गई, उसके चलते हुए बेकारी, उसके चलते हुए आज जो है हमारे देश के अंदर भूख और गरीबी बड़ी तेजी के साथ ऊंची उठ गई, और ये अनुमान किया गया कि 70% दुनिया के अंदर आबादी जो अब इस महामारी के चलते हुए गरीब हुई है, 70% जो है उसका वो है अपने भारत के अंदर। अब ऐसी हालत में लोगों को राहत पहुंचाने की जगह हमने कहा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने 1.9 ट्रिलियन यानी 1.9 लाख डॉलर, 9 लाख करोड़ डॉलर, उसको 70 से आप गुना करिएगा तो पता चलेगा कितने रुपए, और वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफरों में ज्यादातर दिया जा रहा है ताकि लोग भी बच रहे हैं, हाथ में पैसा आ रहा है, वो खरीदेंगे कुछ, उसके चलते हुए अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर उठेगी। और उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन 2.2 ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने पैकेज घोषणा की अपने बजट से। लेकिन अपने देश के अंदर घोषणाएं होती है, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ पैसा मिल नहीं रहा, और उसके ऊपर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, अब गैस सिलेंडर के दाम इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा दिए गया। सरकार अपने एक्साइज ड्यूटी और पैसे बनाने में लगी हुई है उससे, ताकि इसके चलते हुए पूरी एक बहुत बड़ी गंभीर महंगाई का दौर पहुंचा। लेकिन आज लोगों को जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े नए खतरे सामने करना पड़ रहा। इसको राहत दिलवाने की जगह वही देश की संपत्ति की लूट वो चलती रहेगी। तो इसके चलते हुए एक बुनियादी स्तंभ अपनी आर्थिक आत्मसंप्रभुता उसको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी ओर से आइए सामाजिक न्याय। पिछले 7 सालों में जिस तरीके से हमारे देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े, शायद बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी मेरी पीढ़ी से शुरू होकर बाद में, कि इतने घोर मतलब गैंगरेप के घटनाएं और उनका मर्डर जैसे हाथरस में हुआ, कई सारे जगहों पे हुआ, आज भी हो रहे हैं। और दलितों के ऊपर जो ये शोषण सिर्फ इसी बात पे ही नहीं, लेकिन बाकी सभी व्यवस्थाओं में उनको जो अधिकार जो मिलना चाहिए, आपके रिजर्वेशन की बात ले लीजिएगा, आज आंकड़े निकाल कर देखो, सरकारी आंकड़े, रिजर्वेशन के तहत जितना नौकरियां मिलना चाहिए थी दलितों की, उससे कई गुना कम। अपने आदिवासियों के ऊपर उनके जन्म अधिकार का कानून जो था, जंगल अधिकार का जो कानून था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, उसको जो है वो तो टोटली रद्द किया जा रहा है। और उनको अपने जंगलों में जो अब जहां पर वो रहते थे वहां से मतलब हटाकर उन्हें जो है एक बेगर, एक माइग्रेंट्स के रूप में बदल दिया गया, क्योंकि वहां की कोयले की संसाधन को
ये सरकार बेच चुकी है विदेशी कंपनियों को। और महिलाओं के ऊपर आज अनगिनत उनके ऊपर शोषण जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा आज अपने स्कूल कॉलेज बंद होने के नाचे अपने बच्चों के अंदर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात, और खास तौर से अपने लड़कियों के अंदर ये बहुत ही हमें बेइंसानियत की हद तक ये बढ़ चुकी है। तो सामाजिक न्याय के लिए देख रहे हम जो है सामाजिक अन्याय तेज होते हुए देख रहे हैं, और सब ये सरकार की निगरानी में। अब आइए संघवाद की बात, ये राज्य सरकारों के अधिकारों की बात। जीएसटी जिस तरीके से लागू किया और नोटबंदी जिस तरीके से किया गया, उसके चलते हुए राज्य सरकारों को कोई आमदनी का जो राशि का जो 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 ये एरिया है वो एकदम खत्म ही हो गई। सरकार की तरफ से जीएसटी के जो उनको जो मिलना चाहिए, उनको जो बकाया, वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो आज राज्य सरकारों के हाथ में ज्यादा साधन होने की जरूरत है महामारी से लोगों को बचाने के लिए। ऐसे समय पर उनके पास उनकी जो अधिकार है साधन जुटाने की, वो अधिकार ही खत्म है। और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर हर गवर्नर जो एक संवैधानिक पद है, और गवर्नर में परंपरा आज तक ये रही है कि ऐसे लोग गवर्नर बनते हैं जिनका कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आज आप देखिए हर प्रदेश में, हर यूनियन टेरिटरी में गवर्नर वही है जो बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़े हुए। उन गवर्नरों के द्वारा हस्तक्षेप चुने हुए सरकारों के खिलाफ, और ये जो हस्तक्षेप जो चल रहा है, जो गैर भाजपा की सरकारें हैं, उन सरकारों के अंदर ये हस्तक्षेप करते हुए उनको जो है अब अनस्टेबल करके गिराना, और यहां तक कि जो सरकार में है एमएलए उनको खरीद लेना या उनको धमकी देना कि सीबीआई और ईडी के केसेस लगवाएंगे आप पे, अगर ये भी बात नहीं सुने तो उनको गिरफ्तार करना। यानी एक आज एक कहावत के रूप में बन गई कि अगर चुनाव भी होते कहीं पर, जो कोई भी जीते चुनाव, भाजपा को हराकर जो कोई भी जीते चुनाव, लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी। आप ही के प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में ये बात, हारी है भाजपा लेकिन आज सरकार में है। तो ये जो जिस तरीके से खरीदारी करते हुए देश की राजनीति का मूल्य को ही, उनके उसूल को ही, वो सब उसका नैतिकता को ही वो ध्वस्त कर दिया। तो ये संघवाद के साथ साथ राजनीतिक नैतिकता को ध्वस्त करना, ये तीसरा स्तंभ को ध्वस्त करने वाली बात। और चौथा और अहम स्तंभ धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र। अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर या उसको खत्म करने के लिए ऐसे कानून ले आ रहे हैं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज किया जाए। और ये कानूनी कभी लव जिहाद की बात आती है, कभी जो है जनसंख्या के ऊपर पाबंदी की बात आती है, जैसे आज यूपी में हो रहा है, या कि ऐसे भी कानून बनते हैं कि हमारे देश के अंदर गाय भैंस इन लोगों की सुरक्षा के लिए मतलब कानून ऐसे बनाए जिसका इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल आपके धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। और इस तरीके से हमारे देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्षता की जगह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना, और ये भी तेज करना नफरत और हिंसा के आधार पर, ये बड़े पैमाने पर फैल चुका है, ताकि धर्मनिरपेक्षता को ही आज जो है कमजोर किया जा रहा है। अब आइए जनतंत्र, आज जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे कह देते आप देशद्रोही है। उसके ऊपर यूएपीए या सेडिशन या एनएसए ऐसे एक्ट लगाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में रह चले जाते हैं। एक भी चार्जशीट नहीं बनी, एक भी केस नहीं बनी। 2 साल से ज्यादा भीमा कोरेगांव के इस केस के नाम पर कई लोग आज जो है जेल के अंदर है, उनके ऊपर कोई भी अब आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए।
लेकिन यूएपी के होने के नाते उनको बेल नहीं मिलती, जेल में पड़े हैं। और जिस तरीके से व्यवहार किया उन लोगों के साथ, या व्यवहार कर रहे हैं आज भी, उसके चलते हुए एक पादरी जो हमारे देश के अंदर आदिवासियों की सेवा करने वाला, जिसके बारे में कोई सबूत आपने पेश नहीं किए, उसके साथ जिस तरीके से उसको के साथ रवैया हुआ है जेलों में, उसके चलते हुए उसकी मौत ही हो गई। कौन है जिम्मेदार मौतों की? तो आज मानवाधिकार हो, जनवादी अधिकार हो, या हमारे देश की आजादी है जो हमारी मौलिक अधिकार है, हमें आजादी है जो हम चाहते हैं हम बोले वो, बेशक सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ, और वही है जनतंत्र का मतलब। लेकिन जो भी खिलाफ में बोलता है, कितने पत्रकार पड़े हुए हैं आप जेलों में? क्यों? ये सरकार के मतलब बारे में कुछ असलियत उन्होंने छाप दी या दिखा दी टेलीविजन चैनलों में, यानी असलियत बाहर ना आए, इसको छुपा के रखना और झूठ प्रचार के आधार पर एक नया रूप देना कि भाई ये है असलियत, ये है पूरी की पूरी कोशिश उनके विज्ञापनों की। दुनिया के अंदर एक ही मुल्क है जहां पर वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है वहां पे प्रधानमंत्री का तस्वीर है। बहुत सारे देशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर जिसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो उनकी तस्वीर होती है, ताकि दुनिया में जब यातायात करना जब शुरू हो चुका है अभी थोड़ा बहुत, जब यात्राएं करते हो कई सारे एयरपोर्टों में आपको दिखाना पड़ता है, जब वो दिखाते हैं तो मोदी साहब की तस्वीर है लेकिन ये सर्टिफिकेट है मेरा, मोदी साहब के चेहरे से मेरा मिलता नहीं। और कई सारी जगहों पर ऐसे कई सारी समस्या खड़ी हुई, यानी अपने आप को मतलब उसके बारे में ये प्रचार करवाना। और कोई भी मांगो आप पार्लियामेंट के अंदर भी कहीं पर भी, अब कोई समाधान मांगिए तो कहते हैं हमारे पास डेटा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा देश में। अब क्या कहेंगे आप जिस तरीके से ये बातें जो हो। तो जनवादी अधिकारों की बात, जो जानने की अधिकार है, एक मूल अधिकार, उसको खत्म कर रहे हैं। जो बोलने की अधिकार है, एक मूल अधिकार, उसको खत्म किया जा रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो जेल के अंदर। तो इस तरीके से ये चारों स्तंभों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये है नया मोदी साहब का नया इंडिया। ये चारों को ध्वस्त करने का मतलब यह है कि संवैधानिक व्यवस्था को ही ध्वस्त करना। लेकिन इन चारों को ध्वस्त करने से ही ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस संविधान को बचाने के लिए संविधान ने खुद जिनकी सृष्टि की, और वो है सबसे पहले उनमें से वो है आपका देश का सांसद। और संविधान के प्रावधान के अंदर है क्या ये बात कि 3 अंग है। एक है आपका सरकार, और एक है आपका सांसद या आपके असेंबली, एक है सरकार, एक है सांसद असेंबली, और तीसरा है आपका कोर्ट कचहरी। अब ये संसद का जो गंभीरता, उसकी जो जिम्मेदारी है क्या? देश की संविधान शुरू होती है इन शब्दों से, हम लोग, वी द पीपल, यानी देश की आत्मसंप्रभुता आज देश के आवाम के हाथ में है, लोगों के हाथ में। और लोग इस आत्मसंप्रभुता को किस तरीके से हासिल करते हैं? लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिन प्रतिनिधियों की जवाबदेही लोगों के लिए पास वो लोगों के साथ होगी, और वो प्रतिनिधि जो चुनते हैं उनमें से बनता है सरकार, और उस सरकार की जवाबदेही होती है उन प्रतिनिधियों को यानी सांसद को। जब संसद ही नहीं चलता है, या जैसे इस सत्र में चलने ही नहीं दिया, सरकार ने खुद संसद को डिस्टर्ब किया, ऐसी हालत में क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते, ये पेगासस, ये जासूसी का, जो मिलिट्री जासूसी का जो ये टेक्नोलॉजी है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो व्यक्तियों के ऊपर
जो हमारे मौलिक अधिकार की उल्लंघन है, ना सिर्फ व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, राजनीतिक नेता, एक पुराना आपका सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर्ड जज है, एक सीबीआई का डायरेक्टर जो रिटायर्ड है, एक जो इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर्ड है, और कई सारे पत्रकार हो, यानी सब संस्थाओं के ऊपर जो है ये जासूसी के यंत्र लगाकर उनको कमजोर किया जा रहा है। यानी संविधान को ध्वस्त करने का मतलब है संवैधानिक संस्थाओं को भी ध्वस्त करने की जरूरत है, पार्लियामेंट से शुरू कर तो पार्लियामेंट का ना चलने का मतलब है कि वो जो सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट को होनी चाहिए सांसद को, वो नहीं होती, और सांसदों की जवाबदेही जो लोगों को होनी चाहिए वो नहीं होती। तो हम लोग, वी द पीपल का मतलब ही खत्म हो जाता है, और सरकार खुद जिम्मेदार है इस सत्र को इस तरीके से खत्म करने की, बिना कोई चर्चाएं किए। लेकिन जबरदस्ती बिना चर्चा करे कानून पारित किए जा रहे हैं और किए गए हैं। कैसे कानून? देश की इंश्योरेंस सेक्टर को बेचना, देश के अंदर आपके पोस्ट पब्लिक सेक्टरों को बेचना, यानी देश की लूट मचाने के लिए जो कानूनों की जरूरत है वो सब कानून जो है पारित किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से संसद को ध्वस्त करना, उसके बाद दबाव डालना कोर्ट कचहरी पे, यानी हमारी जो कोर्ट कचहरी की संस्था जो न्याय दिलाने वाली, तो न्याय दिलाने वाली उसके ऊपर अगर आप जो है इस तरीके से दबाव डालेंगे तो वो काम जो संविधान की रक्षा करने के काम भी जो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की है वो काम भी कमजोर हो जाता है। और उसके चलते हुए जो आपके इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है एक निष्पक्ष चुनाव, और चुनाव जो है मूल आधार है जनतंत्र का। एक निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो अधिकार जो चुनाव आयोग का है, अगर उसी पर दबाव डालकर चुनाव आयोग के कमिश्नरों के ऊपर दबाव डालकर जो उनके खिलाफ जो कुछ आवाज उठाता है उनको जो है एक दबाव में उनको जो है छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके ऊपर ये पेगासस का आप जो है जासूसी कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो संस्था की स्वतंत्र संस्था है उसको भी खत्म करने वाली बात। उसके बाद आइए आपका सीबीआई, जो आपका जांच का एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, लेकिन वो काम करती है सरकारी एजेंसी के रूप में। उसी तरीके से आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो भी स्वतंत्र रूप से उसको देखना है कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन टैक्स पूरा नहीं जमा कर रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, उन सबको करने की जगह वो भी अगर एक सरकारी यंत्र के रूप में इस्तेमाल करे आप, तो उसकी स्वतंत्रता खत्म। यानी आज हर जो आपकी स्वतंत्र जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उनको कमजोर करना ये जरूरी है इस संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए। और इसके चलते हुए आप जो है जो देख रहे हो कि हमारे देश के अंदर मानव अधिकार की बात हो, जनवादी अधिकारों की बात हो, या हमारे गारंटीड अधिकार जो है, जो हमारे संविधान नीति उसको खत्म करने की बात हो, तो हर संस्था जो है हमारे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं उसको जो है कमजोर किया जा रहा है ताकि उसको फाइनली खत्म किया जाए। यानी ये हमारे संवैधानिक ढांचे को खत्म किए बिना वो आरएसएस का व्यू, एक हिंदुत्व राष्ट्र, एक कट्टरपंथी हिंसा नफरत के आधार पर एक फांसीवादी व्यवस्था, उसको खड़ा करने में जरूरी है कि ये सब ध्वस्त हो। अगर ये सब ध्वस्त करना है तो लोगों की मानसिकता के ऊपर भी आपको उसको भी बदलना चाहिए, जरूरत है बदलना। और उसको बदलना है तो आपको आज जो है तथ्य के आधार पर विचार की बात नहीं, लेकिन आप जो है आस्था के आधार पर विचार को सामने रखना। पूरी की पूरी देश की इतिहास वो पूरा का पूरा सिर्फ अपने पौराणिक कहानियों की इतिहास को हमारी देश के इतिहास के रूप में पूरा का पूरा बदलने की कोशिश, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों का यही कोशिश। अगर इतिहास की बात कहे तो रामायण महाभारत में क्या कहा गया,
अरे रामायण महाभारत को ऐतिहासिक रूप देना, वो एक महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे देश के अंदर बहुत प्रभाव रखता है, रखे हैं, और प्रभावित करता है देश के अंदर सोच को। लेकिन उसको इतिहास के रूप में बदलना, हमारे देश के अंदर फिलॉसफी इतनी गहरी है कि जितने भी हमारे देश के अंदर फिलॉसफी के जो धाराएं हैं, जो 6 मुख्य धारा है, उन धाराओं के जो तथ्य को समझने की जगह उसको जो है आस्था के आधार पर वो कहेंगे कि हम तय करेंगे। तो ये जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, लोगों की मानसिकता की बात नहीं, उनकी सोच समझ और उनकी चेतना को ही बदलने की कोशिश। अंधविश्वास या भूत प्रेत की बातें, वो बातें करते हुए अगर तथ्य के आधार पर जो विश्लेषण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हमला। और ये जरूरी है, क्योंकि आस्था के आधार पर अगर लोगों की चेतना को निर्धारित करेंगे आप, तब जो वो बोलेंगे वो ही सही है। तथ्य जो है सही नहीं है, वास्तविकता सही नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सही है। अब इसका विरोध करने वाले संस्थाएं कौन है? हमारे देश के अंदर विश्वविद्यालय, हमारे देश के अंदर जो पढ़े लिखे जितने भी संस्थाएं हैं, वो उसके साथ चिंतन के जितने ही संस्कृति के संस्थाएं हैं, आपका ललित कला एकेडमी हो, संगीत नाटक एकेडमी हो, इस तरह के कई सारे जो संस्थाएं हैं, उन सब की स्वतंत्रता तो ध्वस्त करके आस्था के आधार पर उतार लिया। इसलिए देखोगे आप सब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पे पर हमला क्यों? हमला इसीलिए कि लोग सोचे ना। सोचना नहीं है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये सच है, तो उनको ये मानना है कि यही सच है। तो ये एक जरूरी है। इसलिए ये नई शिक्षा नीति जो लाई गई, वो नई शिक्षा नीति का बुनियाद यही है कि तथ्य नहीं, वास्तविकता नहीं, आस्था है मूल आधार, और उसी के आधार पर देश के अंदर सोच बदलनी है, और उसी के आधार पर लोगों की चेतना को हमें बनाना है, ताकि ये पूरा का पूरा उनकी इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में और वो एक कट्टरपंथी फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र को कायम करने में ये उसकी मदद कर सके। और इसी के साथ साथ एक और बात की जरूरत है। नया भारत का मतलब, जो मोदी साहब का जो नया न्यू इंडिया का मतलब है, उस न्यू इंडिया की शान भी तो चाहिए। आखिरकार शाहजहां मुगल साम्राज्य जब आगरा से जब राजधानी को यहाँ पे ले आया दिल्ली में, वो अपनी शाहजहांबाद बनाए, वो अपना लाल किला बनाए, वो अपना जामा मस्जिद बनाए, कई सारे बड़े बड़े इमारतें बनाए, अपनी शान दिखाया। और मोदी साहब का नया न्यू इंडिया का मतलब है, वो न्यू इंडिया का भी शान चाहिए। तो वो बना रहे हैं अपना एक मोदी महल लाल किले की जगह, और शाहजहानाबाद की जगह एक मोदी नगर। दिल्ली के अंदर जो पुराने अपने प्राचीन इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें, जिन इमारतों के आधार पर लड़ाई करके, संघर्ष करके, एक बहुत ही अहम संघर्ष करके देश की आजादी हासिल की है, उन सभी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। और मोदी साहब का मोदी नगर और मोदी महल का निर्माण हो रहा है आज दिल्ली, जबकि दिल्ली के अंदर सभी लोगों की यही मानना है, देश के अंदर महामारी के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करो। ये शान और शौहरत की बात के आज के दिन, जब लोग पीड़ित है, गरीब है, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, उनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, ऐसे समय पर ये पैसा इस शान और शौहरत के लिए क्यों खर्च कर रहे हो? लेकिन वो चाहिए, न्यू इंडिया का वो एक सिंबल चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर 7 शहर बने थे या 8, अब वो उसको अब जो इतिहासकार जो कहते थे, अब 7 से 8, लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी शहर, 7 से 8 शहर, 7 से 8 लेकिन कोई भी
जो बसा हुआ शहर को ध्वस्त करके वो अपना शहर नहीं बनाया। तुगलकों ने तुगलकाबाद बनाई, लोधियों ने अपना लोधी उनकी मतलब व्यवस्था बनाई, जो आज लोधी गार्डन के रूप में जाना जाता है दिल्ली में ना, उसके भी पूरे अवस्था। अब सिकंदर लोधी का अपना या मुकाबरा है। मुगलों ने अपना शाहजहांबाद बनाई, उससे पहले पुराना किला था हुमायूं का। शेरशाह जब आया था उसी पुराना किले के सामने उसको ध्वस्त नहीं किया, अपनी आबादी बनाई, उसको भी इस्तेमाल किया। हाउस काज एक और अलग से बनी, सिरी फोर्ट एक और अलग से बना, लेकिन पुराने आबादी को ध्वस्त करके कभी नहीं। यही है पहली बार शायद दिल्ली में हो रहा है कि पुराने शहरों को ध्वस्त करना। पुराना जो नई दिल्ली का जो स्थापना हुआ वो राजघाट और उसके इर्द गिर्द सब इमारतें, उन सभी ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करके मोदी साहब का नगर बनाना, वो उनके लिए एक सिंबल। और दूसरा सिंबल जिनके बारे में घोषणा कर चुके हैं वो है अयोध्या में राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना राय दी, वर्डिक्ट दिया, अपना ऑर्डर दिया कि हाँ मंदिर बना सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं दिया। खैर इस बात को छोड़िए, लेकिन तब भी क्या कहा, एक ट्रस्ट बनेगा जो ये मंदिर का निर्माण करेगा। अब वो ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाते प्रधानमंत्री खुद। उसकी शिलान्यास पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से किया उन्होंने, और यही घोषणा किया कि 2022 में ये मंदिर का निर्माण होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो होगा तो होगा, लेकिन 2022 में होगा। 2022 तक ये मोदी महल और मोदी नगर भी बनेगी दिल्ली में। ये 2022 का मतलब देश की आजादी का 75वां सालगिरह, यानी देश की आजादी के 75वें सालगिरह पर ये बाकायदा घोषणा हो। ये मोदी साहब का नया न्यू इंडिया है, और वो न्यू इंडिया का मतलब अपना संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करते हुए, ध्वस्त करते हुए, एक आरएसएस की जो दिशा निर्देशक, जो हिंदुत्व राष्ट्र, एक कट्टरपंथी हिंसा और डर के आधार पर एक फांसीवादी व्यवस्था हिंदुत्व राष्ट्र की ओर बढ़ने का वो घोषणा जो है, ये है न्यू इंडिया। अगर ये न्यू इंडिया है तो मतलब ये है कि भूत के अंधेरे में हमें फिर से ले जाया जा रहा, जबकि देश की आवाम चाहती है हम भविष्य के उजाले में जाए। ये है संघर्ष आज इसलिए जो किसान के जो संघर्ष, जो किसानों की जो संघर्ष चल रही है, ऐतिहासिक आजादी की लड़ाई के बाद शायद 8 महीने 9 महीने तक इस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से लाखों और लाखों हमारे अन्नदाता जो है वो संघर्ष पे बैठे हैं और अड़े हुए हैं मोदी साहब उनकी बात ना मानने के लिए। आज मजदूर वर्ग सब जगह पर जहां पर निजीकरण हो रही है, बड़े बड़े स्ट्राइक हुए हैं और आने वाले दिनों में और होंगे। और पहली बार हम देख रहे हैं देश के अंदर किसान, खेत मजदूर और मजदूर वर्ग तीनों मिलकर आज जो है इन संघर्षों को तेजी के साथ आगे ले जा रहे हैं। महामारी की सीमाओं में उनके प्रोटोकॉल को आदर करते हुए और इस सरकार की इन नीतियों के खिलाफ ये जन संघर्ष तेज हो रहे हैं। अगर हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारा आधुनिक भारत, जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे पब्लिक सेक्टर पाखरा नंगल डैम की उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, कई सारे पब्लिक सेक्टरों के उद्घाटन करते हुए कहा, ये है आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज आधुनिक भारत के मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, अपने नया इंडिया के इमारतों और मंदिरों को खड़ा किया जा रहा है। ये है खतरा आज हमारे सामने, यानी अपनी संविधान को बचाना, अपने मौलिक अधिकारों को बचाना, अपनी जनवादी अधिकारों को बचाना,
अपनी आजादी को बचाना, अपनी सोच को बचाना, अपने चिंतन को बचाना, अपनी समझ को बचाना और एक बेहतर भारत जहां पर शोषण को खत्म करना है और सबको मिले शिक्षा, सबको मिले रोजगार और सबको गरीबी और भूख से वंचित करना, वो जो उद्देश्य है उसको पीछे हटाते हुए इस उद्देश्य को सामने रखते हुए उसी के खिलाफ आज संघर्ष करने की जरूरत है। इसलिए अगर कांग्रेस शैली होते, इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान होता उनका। अफसोस की बात है वो है नहीं आज, लेकिन आपको, हमको, हर देशभक्त को आज इस जिम्मेदारी को पूरा करना है और हम समझते कि यही आज निष्कर्ष है कांग्रेस शैली की याद में हम सबको पहुंचने की, हमारे संकल्प को और पुनः मजबूत करने की जरूरत है आज के दिन कि अपने भारत को बचाना है आज, ताकि एक बेहतर भारत हम बनाए आने वाले दिनों में। शैली को याद करते हुए आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात का ख्याल कुछ रखने का जो मौका मुझे दिया गया लोक जतन ने इस बार मुझे, उसके लिए आभारी हूं मैं और आप सबसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।